So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to explain chapter 2 of class 11th that is the biological classification. ठीक है, चैप्टर 1 अपना ऐसे ही कंप्लीट हो गया है. सो 20-20 आपको मिनट जो है वो यहाँ देनी है. ठीक है, 20 मिनट भी बहुत ही ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, 10 से 15 मिनट की बात होती है. ठीक है, रोज़ एक लेक्चर देखना है. 11th क्लास का है तो 11th क्लास का देखो, 12th क्लास की हो तो 12th क्लास का देखो. ठीक है, आपके मिनिमम टाइम पीरियड में हम ये चैप्टर जो है वो कवर करवाएंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो यहाँ पे ये एक इंट्रोडक्शन दे रखा है जहाँ से नीट के कुछ एक दो सवाल आ सकते हैं, तो हम वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये जो मैंने येलो आउटलाइंस यहाँ दिखा रखी है ना, इनको मार्क कर रखा है, तो ये तो आपको अच्छे से करना ही करना है. मतलब ये तो दिमाग में ये रट लो कि इनको छोड़ के नहीं जाना है. ये लाइंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं. सो सबसे पहले क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, बहुत पहले की बातें हैं कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए ना बहुत सारे अटैम्प्ट किए गए थे, कभी कुछ कभी कुछ. ठीक है, सो इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट बोर्न आउट ऑफ अ नीड टू यूज़ ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ऑन यूज़ फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग. ये बात तो सही कह रहे हैं. ये कह रहे हैं कि सिर्फ साइंटिफिक तरीका नहीं था, मतलब वो क्राइटेरिया ये नहीं था, साइंटिस्ट करना चाह रहे थे तो इस यही क्राइटेरिया नहीं था, बल्कि हम ऑर्गेनिजम्स को जो है ना वो क्लासीफाई कर रहे थे. किसके बेस पे? हमारे खुद के यूज़ के बेस पे. जैसे अगर हमको खाना चाहिए तो हम उनको अलग कैटेगरी में डाल देंगे भाई कि ये एनिमल ऐसे हैं जो हमको खाना दे सकते हैं. ठीक है, या ये प्लांट ऐसा है जो हमको क्या कर दे सकता है, खाना दे सकता है. इस तरीके से बात करते हैं ऐसे ही. तो शेल्टर एंड क्लॉथिंग, तो अलग अलग काइंड ऑफ यूजिंग के लिए हम इनको क्लासीफाई करेंगे. ठीक है, सो एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटैम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. तो एरिस्टोटल सबसे पहला था, तो ये नाम आ गया ना, ये एरिस्टोटल साइंटिस्ट था, इसका नाम याद रख लेना. ठीक है, तो इसने क्या अटैम्प्ट किया था साइंटिफिक बेसिस क्लासिफिकेशन के लिए. ठीक है भाई, क्या किया था इसने? तो इसने ना, पता है, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो है ना वो देखे गए थे. मॉर्फोलॉजी देखो, एक वर्ड आता है मॉर्फोलॉजी, ठीक है, एक वर्ड आता है एनाटमी. तो मॉर्फोलॉजी और एनाटमी में डिफरेंस क्या है, ढूंढ के बताओ ज़रा. तो देखो, मॉर्फोलॉजी होता है कि जो बाहर से दिखने में कैसे, जैसे अगर मैं तुमको कहूँ तो मैं कहूँगी तुम्हारी आँख है, दो आँख हैं, दो कान हैं, एक नाक है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, मेरे को बाहर से ऐसा दिख रहा है. ठीक है, तो एनाटमी क्या होता है कि तुम्हारा लीवर का स्ट्रक्चर कैसा है, तुम्हारा हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब इसके पास हार्ट भी है जो हमको बाहर से नहीं दिखता है, बट अगर हम उसको कटिंग सेक्शन पे लेके जाएंगे तो हमको अंदर का हिस्से जो है ना, हमारा लीवर हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी, उनकी स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड द एनाटमी. और बाहर की जो हमको नॉर्मली दिख रहा है दैट इज़ द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसने सिंपल मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से देखने में ही बता दिया कि प्लांट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ट्री, शर्ब एंड हर्ब. ठीक है, ट्री जो लंबे लंबे होते हैं ना, शर्ब उनसे थोड़े छोटे और हर्ब बिल्कुल छोटे छोटे. तो उसने एनिमल्स को भी डिवाइड किया था इसी तरीके से, एक जो रेड ब्लड है, एक जो नहीं है. ठीक है, तो इस तरीके से इसने डिवाइड किया था. तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा याद रख लेना. रेड ब्लड का मतलब है कि एनिमल्स में अगर उनको खून मतलब क्या कह रही हूँ, अगर उनको कट कर दिया तो वहाँ से खून निकलेगा. अगर लाल कलर का निकला मतलब ये अलग वाले हैं. ठीक है, लेकिन कई एनिमल्स में क्या होता है, रेड ब्लड होता नहीं है, समझ आया. तो उनमें जो है ना वो हम कहेंगे कि ये दूसरी कैटेगरी की. तो एनिमल्स 2 हिसाब से कर दिए और ये प्लांट वाले 3 कर दिए. ठीक है, तो ये अपने किस भाई साहब ने किया, ये हमारे एरिस्टोटल ने किया. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, यहाँ का इंट्रोडक्शन भी मेन था. फिर हमारी बात आती है लाइनस. अब देखो लाइनस ने क्या किया. जो लाइनस था तो इसने फर्स्ट चैप्टर में धमाका उठाया था, है ना, 2-3 चीज़ें इसके बारे में बता रखी थी. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसने दिया था, सिस्टम ऑफ प्लांटेनेरियम टाइप कुछ बुक्स वगैरह है ना वो इसने दी थी. तो ऐसे ऐसे यहाँ पे भी इसने धमाका किया है. चैप्टर 2 में भी लाइनस आ गया है, तो इसका नाम ज़रूर याद रख लेना. ठीक है, तो लाइनस ने क्या किया है, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन with plantae and animalia kingdom was developed that included all plant and animal respectively. इसने भाई 2 किंगडम दे दिया. मतलब इसने बताया कि प्लांट वाले हैं ना उनको प्लांटे बोलेंगे और जो एनिमल वाले हैं उनको एनिमलिया बोलेंगे. ठीक है, ये तो खतरनाक था ही. तो इसने हमारा ऐसे कुछ डेवलप कर दिया, 2 किंगडम, प्लांटे और एनिमलिया, और तो कुछ होता नहीं है. लेकिन
ये जो सिस्टम था इसका, इसने चलो ऐसा कुछ तो कर दिया, लेकिन ये और डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? इसने नहीं बताया कि यूकारियोट्स और प्रोकारियोट्स में क्या डिफरेंस होगा, ये कहाँ रखेंगे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को कहाँ रखेंगे, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को कहाँ रखेंगे। अब थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। देखो, यूकारियोटिक्स मतलब ट्रू न्यूक्लियस वाले, जो कि हम लोग हैं। प्रोकारियोटिक्स मतलब फॉल्स न्यूक्लियस वाले, मतलब जिनके पास फॉल्स न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? देखो, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है जो न्यूक्लियस के बाहर एक क्या है, हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो होता है ट्रू न्यूक्लियस। तो यूकारियोट्स में होती है। प्रोकारियोट्स में जो इसका जेनेटिक मटेरियल है ना, जेनेटिक मटेरियल, उसके बाहर जो है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे कि इसके पास तो फॉल्स न्यूक्लियस है। ठीक है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, दैट इज द प्रोकारियोट्स। ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब जिसके पास एक सेल है, मल्टी सेलुलर मतलब जिसके पास बहुत सेल है। तो हम क्या है, जरा बताइए मेरे को। ठीक है, कॉमन सी बात है, ये मैं नहीं बताऊंगी, तुम ही बताओ। तो हमारे पास एक सेल है, बहुत सारी सेल है, तो ऑब्वियसली बहुत सारी है, तो देखो यूनि आएगा या मल्टी आएगा। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक मतलब जो ग्रीन एल्गी है, जो अपना खाना खुद बनाती है। नॉन फोटोसिंथेटिक जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो कौन है? फंजाई वगैरह है। ठीक है, तो भाई इसने इन चीज़ों को क्लासीफाई नहीं किया था। अब बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वर इजीली डन। भाई फिर ये तो प्लांट और एनिमल में तो इजीली हो गया था, वो समझने में भी आसान था। बट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, ना तो वो प्लांट के हैं ना वो एनिमल के हैं। अब उनमें कन्फ्यूज़न कि इनको रखे तो रखे कहाँ, है ना। तो ये जो 2 किंगडम सिस्टम था, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? So besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics। भाई फिर एक और तरीका, जैसे कि मैंने बताया ना कि तुम्हारे अगर दो हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, ये वाले जो करेक्टर हैं ना, तुमने कहा कि अगर ये करेक्टर हैं तो ये सारे एनिमल हो जाएंगे, इस तरीके से मतलब तुमने अपना मॉर्फोलॉजिकल जरिया निकाला। लेकिन कुछ और इसमें क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ। क्या हुआ कि उन्होंने सोचा, साइंटिस्ट वगैरह ने, कि भाई मॉर्फोलॉजी से काम नहीं चलेगा, हमको कुछ और भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, वो एनाटॉमी पे चले गए। एनाटॉमी मतलब कि उनकी सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, वॉल कैसी है, न्यूट्रिशन कैसा है, ये मतलब एनाटॉमी में हमारे ये वाले चीज़ें आ जाएंगी थोड़ा सा। ठीक है, न्यूट्रिशन कैसा है वो तो हम वैसे भी पता कर सकते हैं कि ऑटोट्रोपिक है, फोटोसिंथेटिक है या हेट्रोट्रोपिक है ना। हैबिटेट कैसी है, मतलब कैसी जगह में ये रह रहा है, टेरेस्ट्रियल है या फिर एक्वेटिक है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो धरती पे रहने वाले, एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहने वाले। देखो मैंने ना हर चीज़ को बारीकी से समझा रही हूँ कि तुम लोगों को कुछ नहीं आता है, ज़ीरो। ठीक है, तो हर चीज़ को मैं डिटेल में बता रही हूँ। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जो हम चैप्टर करेंगे तो उसमें बार बार ये लाइन्स आएंगी, बार बार ये टर्म्स आएंगी, तो अभी से इनको रट लोगे ना, बार बार करोगे तो उस टाइम तक तुमको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, इसलिए मैं बार बार बताती हूँ। ठीक है, तो याद रखना इनको। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या कैसा रिप्रोडक्शन है, वो सब जहाँ पे पता करते हैं। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगोन सेवरल चेंज ओवर द टाइम। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमारा बहुत चेंज होता रहा। पहले तो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल था, फिर क्या हुआ हमारे और भी ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर इंक्लूड हो गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था कि थ्रू प्लांट एंड एनिमल, दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। तो ये कह रहा है कि प्लांट और एनिमल किंगडम जो है ना, वो हर सिस्टम में क्या रहे, कांस्टेंट रहे। मतलब कि कितना ही तुमने ये सिस्टम बदला, लेकिन प्लांटिया और एनिमलिया तो हमेशा 2 किंगडम सिस्टम है, लेकिन आज की डेट में हम 5 किंगडम सिस्टम पढ़ते हैं। जो प्लांटिया और एनिमलिया जो किंगडम था वो तो रहा ही रहा, ऐसा नहीं कि प्लांटिया की जगह हमने कुछ और लिख दिया, है ना। तो ये हमारा कांस्टेंट रहा, ये दोनों किंगडम तो हम रखेंगे, और जो इनमें बिलोंग नहीं करते उनके लिए एक पर्टिकुलर अलग किंगडम हमने बनाए थे। चलो पढ़ते हैं। तो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम हैव बीन चेंजिंग। ठीक है, ऑर्गेनिज्म इनके अंदर जो थे वो चेंज होते रहे हैं, बट ये किंगडम जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहे हैं। द नंबर एंड द नेचर ऑफ अदर किंगडम्स हैव बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। तो अलग अलग जो किंगडम है वो बाद में बने, वो अलग अलग साइंटिस्ट ने समझी और हमको समझाए। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ बात करते हैं। ये हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो कि हम यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा नज़रिया यहाँ पे देखेंगे, ये वाला।
RH विटेकर वाला। देखो RH विटेकर ने क्या किया था, इसने ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो हमारे 3 किंगडम भी आए थे, 4 किंगडम भी आए थे, बट वो चीज़ें स्किप हो चुकी हैं। मतलब हमको डायरेक्ट क्या करना है, 2 किंगडम किसने दिया था, लाइनस ने दिया था। और फिर डायरेक्ट क्या आया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि किसने दिया था, RH विटेकर। R का मतलब राइट, ऐसे याद रखना, ठीक है। क्या, किस लिए, एक बार नीट में ना ऐसे पूछ लिया कि ना WH विटेकर होगा क्या, RH विटेकर है, WH विटेकर। तो W आए तो समझ लेना रोंग, और R आए तो मतलब राइट, राइट मतलब ये वाला ठीक होगा। तो 1969 के अंदर इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। पांचों के नाम याद रखे हैं हमको। पहला क्या है, मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमलिया, सारे किंगडम हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया क्या था, जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा कि क्या उन्होंने बाहर से देख के इनको क्लासिफाई किया था या फिर इनकी डिटेल में गए थे, किस तरीके का क्लासिफिकेशन था। तो उन्होंने 4-5 तरीके देखे। देखो सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, मतलब सेल के अंदर ये किस तरीके की सेल है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि एक सेल है या बहुत सारी सेल है, या बहुत सारी सेल जो टिश्यू बनाती है ना, बहुत सारे टिश्यू हैं, बहुत सारे टिश्यू जो ऑर्गन बनाते हैं वो हैं। पता नहीं कोई कॉल आ गया था, अभी स्टार्ट करते हैं फिर से। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा मेन क्राइटेरिया क्या था भाई, कि स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है ना, और रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमने पढ़नी है। फिर यहाँ पे आया है कि 3 डोमेन सिस्टम भी आया था, ठीक है, जिसमें हमारे डिवाइड किए गए थे किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स, लिविंग द remaining eukaryotic kingdom in the 3rd domain and thereby 6 kingdom classification. You will learn about this system higher classes. तो ये वाली चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, बस ऐसे ही बता रहा है कि ऐसे ये भी आए थे वो भी आए थे। हमको क्या करना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। देखो आज की क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन ही हुआ है, जो कि बहुत कमाल का है, मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के आ सकते हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को क्या करना ना, ये टेबल बहुत अच्छे से लर्न करके आनी है अगली क्लास के लिए, क्योंकि ये टेबल अच्छे से लर्न होगी ना तो अगली क्लास में क्या पढ़ाऊंगी वो थोड़ा सा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बता रखी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। तो देखो 5 किंगडम में क्या है, सेल टाइप और सेल वॉल कैसी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है, करेक्टर हैं जिसके बेस पे हमने इन किंगडम कितने बना रखे हैं, 5 किंगडम बना रखे हैं। तो अगर मैं मोनेरा की बात करूं, मोनेरा मतलब जिसके अंदर सारे बैक्टीरिया आते हैं, बहुत सारे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना वो आते हैं। तो देखो ये प्रोकार्योटिक है, मतलब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है इनके बाहर। प्रोकार्योटिक का मीनिंग समझ आ गया, एनसीईआरटी में लिख लो ये चीज़ें। बाकी सारे क्या है, यूकार्योटिक हैं, ठीक है, मतलब इन सब के पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल के बाहर। फिर इसकी सेल वॉल कैसे बनी होती है भाई मोनेरा की, ये होती है नॉन सेलुलोजिक और पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड। याद रखनी है, कोई ऑप्शन नहीं है तुम लोगों के पास। इनके अंदर सेल वॉल कभी कभी प्रेजेंट होती है, कभियों में नहीं होती है। फंजाई में काइटिन की बनी होती है, जो फंजाई पढ़ेंगे तो उसमें फिर से आएगा कि इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, और नीट में भी ये काफ़ी बार पूछा गया है तो याद रखना, ठीक है। प्लांटिया में किसकी, सेलुलोज की बनी होती है, और तुम लोगों को पता ही होगा एनिमल में 8th 9th क्लास में भी बताया जाता है, 10th में भी बताया जाता है कि सेल वॉल एनिमल्स के अंदर नहीं होती है। अगर तुम्हारे अंदर सेल वॉल भी होगी ना, सेल वॉल पता है क्या काम करती है, मेनली क्या करती है, रिजिडिटी, मतलब ये ना हार्ड करती है। तो तुम्हारे प्लांट कितने हार्ड है, तुम्हारे अंदर अगर सेल वॉल होगी ना तो तुम कितने हार्ड हो जाओगे, है ना। तो तुम लोगों को अगर इधर उधर हिलने में भी मुश्किल हो जाएगी हार्ड चीज़ों को, है ना। तो इसलिए हमारे क्या है ना, फ्लेक्सिबिलिटी होती है बॉडी में, तो उसमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। थोड़ा सा ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है, ठीक है भाई। फिर हमारे आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सीधी सी बात है, ये प्रोकार्योटिक है, मतलब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो कहेंगे ना एब्सेंट है। बाकी सब क्या है, यूकार्योटिक, मतलब उनके अंदर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जेनेटिक मटेरियल के बाहर प्रेजेंट है। तो ये दोनों ऑप्शन जो है ना, ये दोनों ऑप्शन, ये वाले, ये क्या है, इंटरलिंक्ड है, सेल टाइप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ओके, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो सबसे छोटे छोटे लेवल के होते हैं ना, जिनके अंदर सेलुलर मतलब थोड़ी बहुत सेल होती हैं, तो सेलुलर लेवल होता है ना, तो उनके अंदर हमारे बहुत सारे क्या आते हैं, ये मोनेरा किंगडम में ही आते हैं वो वाले, ठीक है। और हाई लेवल के प्लांट या एनिमल या इनमें क्या होते हैं हमारे बिल्कुल ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन क्या होते हैं अभी बताऊंगी, ठीक है, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा बेसिक चीज़ पढ़ना। देखो सेल जो है ना, सेल वो क्या करती है, सेल थोड़ी बहुत सेल होती है, ठीक है, पड़ी रहेंगी, लेकिन थोड़ी बहुत सेल ऐसे ऐसे मिलके ना क्या बना लेती है, सेल मिलके टिश्यू बना लेती हैं।
तो सेल का ग्रुप, इनका जब ग्रुप हो जाता है तो वो क्या बनाएगा, हमारा टिश्यू बना लेगा। जो टिश्यू है उनका ग्रुप क्या बना लेगा, वो बनाएगा ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन बना लेगा, ये टिश्यू सिस्टम हम बोलेंगे। तो ऑर्गन जो है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा भाई ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम जो है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा हमारी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये एग्जांपल देती हूँ कि तुम लोग क्या हो, तुम ऑर्गेनिज्म आते हो, तुम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में आते हो। कैसे, देखो तुम्हारी बॉडी के अंदर पर्टिकुलर सेल है, वो सेल जो है कुछ टिश्यू बना लेगी। जैसे तुम्हारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, मसल के टिश्यू होते हैं ना, नर्वस टिश्यू होते हैं। फिर वो जो है ना वो ऑर्गन बनाते हैं। जैसे तुम्हारे ऑर्गन में क्या आएगी, तुम्हारे लंग्स हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा हार्ट हो जाएगा, तुम्हारा स्टमक हो जाएगा। फिर वो ऑर्गन सिस्टम देखो पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें अलग अलग ऑर्गन एक साथ काम कर रहे हैं। स्टमक भी काम कर रहा है और भी काम कर रहे हैं, है ना। तुम्हारा काफ़ी 2-3 सिस्टम जो है वो ऑर्गन जो है वो काम कर रहे हैं, तो वो ऑर्गन सिस्टम। फिर तुम्हारा पूरा एक ऑर्गेनिज्म, मतलब तुम खुद एग्जाम्पल हो जाओगे उसके। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से मैंने समझा दिया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इतना समझ आ गया होगा, आई होप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो सेलुलर लेवल जो है वो किस में होता है, हमारे मोनेरा और प्रोटिस्टा में। यहाँ पे क्या होता है, ये लूज टिश्यू लेवल होता है, यहाँ पे एक टाइप से कह सकते हो। और यहाँ पे टिश्यू भी होता है और ऑर्गन भी होता है। लेकिन ऑर्गन सिस्टम किस में होता है भाई, वो होता है हमारा एनिमलिया के अंदर। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भाई इसमें वो खुद खाना भी बनाते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक के थ्रू भी बना सकते हैं और कीमोसिंथेटिक मतलब कुछ केमिकल्स का यूज़ करके। फोटोसिंथेटिक तुम लोगों को पता ही होगा, सनलाइट का यूज़ करके, राइट। हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं, हेट्रोट्रोपिक मतलब सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक। अब इनमें भी डिफरेंस बता देती हूँ। देखो, सैप्रोफाइटिक क्या होता है कि जो ना डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करता हो ना, वो होता है सैप्रोफाइटिक। लेकिन जो पैरासाइटिक होता है वो क्या होता है, जो लिविंग पे फीड करता हो वो होता है पैरासाइटिक। ठीक है, इनमें भी डिफरेंस याद रख लेना। तो मैंने हर चीज़ का डिटेल तुमको बताया है, हर एक अक्षर का मीनिंग तुमको बताया है, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी इज़ इनफ। ठीक है, जो बता रही हूँ वो इतना ही काफ़ी है, इससे बाहर कहीं भी नीट के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो तुम्हारा सीबीएसई हो गया, क्लास कितना भी हो गया, तो वो सब यहाँ से ही आएगा, तो इनको अच्छे से माइंड में रख लेना। तो इसका क्या होता है, दोनों टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। अब देखो प्रोटिस्टा में क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों होता है, बट यहाँ पे केमिकल्स का यूज़ करके ये कुछ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेटिक होता है मेनली। अच्छा, फंजाई, इसमें भाई ये खुद नहीं बनाते हैं, याद रख लेना। फंजाई और एनिमिलिया ये खुद खाना नहीं बनाते, तो इनके अंदर ऑटोट्रॉपिक नाम की चीज़ नहीं होगी, इनके अंदर क्या होगी, हेट्रोट्रॉपिक होगा। और इसके अंदर भी हेट्रोट्रॉपिक होगा। बट तुम खुद देखो, तुम जो हो, तुम किसी लिविंग को खा रहे हो क्या, मतलब तुम लिविंग पे फीड करते हो क्या, मतलब तुमने कोई आसपास दूसरा ऑर्गेनिज्म देखा और तुम उसको खाने लग गए, ऐसा नहीं होता ना। तो तुम जो ना पैरासाइटिक नहीं हो। ठीक है, और फंजाई जो है ना वो हमारी पैरासाइटिक होती है। कैसे, देखो तुम्हारी बॉडी पे भी बहुत बार क्या होता है ना, एक फंजाई होती है ट्राइकोमोनास, तो वो बॉडी पे एलर्जी कोज कर देती है इस टाइप से। तो फंजाई तुम्हारी बॉडी पे लग रही है, मतलब तुम लिविंग हो और फंजाई तुम्हारी बॉडी पर है, तो वो क्या होती है, वो तुमको फीड कर रही है धीरे धीरे, तो वो होती है पैरासाइटिक। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस से इनको याद रखो। ठीक है, तो फंजाई जो होती है वो पैरासाइटिक भी होती है और सैप्रोफाइटिक भी होती है। ठीक है, प्लांटिया जो होते हैं भाई ये तो हमारे किसी तरीके से हेट्रोट्रॉपिक नहीं होते हैं, तो ये तो थोड़ा सा कॉमन सेंस है। हेट्रोट्रॉपिक मतलब ये खुद अपना खाना बनाते हैं, नहीं, हेट्रोट्रॉपिक मतलब जो खुद अपना खाना नहीं बनाते हैं। तो देखो ये तो अपना खाना बनाते हैं, इवन हम भी प्लांट से ही लेते हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम प्लांट को दे रहे हैं कि लो भाई अभी तुम ये केला खा लो, अभी तुम ये सेब खा लो, तुम भूखे हो गए, अभी मैं तुमको पानी और पिला देता हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अभी मैंने तुम्हारे लिए 2 रोटियां भी बनाई है, मैंने मेरे प्लांट लेके आया हूँ आज, उसके लिए 2 रोटियां 3 रोटियां भी बनाई है, ऐसा नहीं होता ना। हम प्लांट से ही खाते हैं, है ना। तो ये हेट्रोट्रॉपिक नहीं होता है, ये ऑटोट्रॉपिक होता है, वो भी फोटोसिंथेटिक, मतलब इसको सनलाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, एनिमिलिया को तुमको बता ही दिया है, वो होलोजोइक होता है। होलोजोइक मतलब कि तुम खाते हो, फीड करते हो, इसमें सारे आते हैं। एसिमिलेशन मतलब तुम्हारा वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तुम खाओगे, चबाओगे, फिर डाइजेस्ट होगा, स्टोर होगा, फिर तुम्हारा वो निकल जाएगा, तो दैट इज़ होलोजोइक। पूरा जो प्रोसेस होते हैं ना वो होलोजोइक में जाती है। और सैप्रोफाइटिक मतलब तुम जो डेड वाली चीज़ों को ना वो खाते हो, है ना, मार मोर के खाते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो 5 किंगडम में है। आई होप ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हमने बहुत अच्छे से किया। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना कि मैं पूछूंगी कल इससे कि बताओ हेट्रोट्रॉपिक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो तुम डायरेक्ट जवाब दोगी फंजाई और एनिमिलिया। ऑटोट्रॉपिक कौन कौन से होते हैं, तो बाकी के 3 बच गए, वो सारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है,
मैं कहूँगी कि ना हेट्रोट्रोपिक है और वो पैरासाइटिक भी है, बताओ। तो तुम कहोगे एनिमली और फंजाई दोनों हेट्रोट्रोपिक होते हैं, बट इन दोनों में से पैरासाइटिक कौन है? फंजाई। तुम तो नहीं करते ना किसी पे फीड ऐसे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। एनिमलिया और किस में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है? तो एनिमलिया में नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है ना वो नीट में काफ़ी पूछे जाएंगे यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही करते हैं गाइस। ये हमारा बेसिक था, बट ये बहुत क्लासी था, मतलब बहुत खतरनाक था, ठीक है। तो हमने कितना किया है, हमने यहाँ तक कर लिया है, ठीक है। तो कल मतलब यहाँ तक, ये तो कुछ काम का नहीं था। तो कल जो है ना वो थोड़ा सा आगे चलेंगे। अगर ये तुमने अच्छे से कर रखा है ना तो तुम ये वाली जो चीज़ें ना वो अच्छे से समझ जाओगे। ये जो अगले पैराग्राफ में क्या बताऊँगी वो तुम अच्छे से समझ जाओगे। तो यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करके आना, ठीक है। ओके, ठीक है। So thanks for watching my video guys, and if you like my video then also subscribe my channel. Thank you.